नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IB ACIO का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि जिसकी वैकेंसी आई हुई है। अगर आपने अभी तक नहीं भरा, आप ग्रेजुएट हैं तो आप जाके भर दीजिए। 4600 ग्रेड पे की मस्त खुफिया विभाग में पोस्ट निकली है। उसके 2017 में जो पेपर हुआ था उसकी, ठीक है, जिसके हम मैथ्स के क्वेश्चंस करेंगे। आपको पता होगा 20+ मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं। एक दो उसमें मतलब 25 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड होते हैं। उसमें 2 या 3 सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो आपके रीजनिंग के मतलब टॉपिक से होते हैं, तो उसको हम रीजनिंग में कैलकुलेट करेंगे। आप कह सकते हैं 20 क्वेश्चंस मैथ्स के ऐसे होते हैं जो प्योर मैथ्स के होते हैं, ठीक है। एडवांस पोर्शन इसमें देखने को बिल्कुल मतलब ना के बराबर मिलता है, कई बार मिल भी जाता है। अदरवाइज इसमें ना के बराबर एडवांस पोर्शन होता है। तो चलो पेपर डिस्कस करते हैं और उसका सलूशन मतलब करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि IB ACI वो हो, तो ये जो मतलब पेपर होता है वो आपका SSC CHSL और CGL लेवल का होता है। यानी कि इसका जो प्रीलिम एग्जाम होता है, जो मैथ्स आता है, वो CGL और CHSL लेवल का होता है। तो CGL और CHSL साथ में CPO के पेपर जो प्रीवियस ईयर हैं, यानी जो भी रिसेंट में हुआ है, वो अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए मोर देन एनफ होगा मैथमेटिक्स में। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा प्लेलिस्ट की। चाहे वो CPO के 6 पेपर हों, चाहे CGL के मेंस के पेपर हों, चाहे CGL प्री के पेपर हों, और चाहे CHSL के सभी 36 शिफ्ट हों, तो सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना। और अभी इसके बाद भी 3-4 और प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा। तो उसके लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर दिया है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, वहाँ जाके ज्वाइन करके डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि अगर आपका कोई पर्सनल डाउट है इस फॉर्म से रिलेटेड, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज आप यहाँ पे इंस्टाग्राम ID दिख रही होगी, उस पर मैसेज करके जान सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, कहा गया एवरेज प्राइस ऑफ 80 मोबाइल फोन्स इज 30,000, यानी कि 80 मोबाइल फ़ोन का जो औसत मूल्य है वो 30,000 रुपये है। कहा गया यदि अधिकतम और न्यूनतम के मोबाइल फ़ोन बेच दिए जाते हैं तो शेष 78 मोबाइल फ़ोनों का औसत मूल्य 29,500 हो जाता है। आपसे कहा गया अधिकतम मूल्य पर विक्रय होने वाले मोबाइल की कीमत अगर 80,000 हो तो न्यूनतम मूल्य पर बिक्री होने वाले फ़ोन की कीमत क्या होगी। देखिएगा, आपको पता है 80 फ़ोनों का औसत मूल्य कितना है, 30,000। अच्छा, 30,000 को आप 300 लीजिए, क्योंकि सब में 2 जीरो आ रहा है, या छोड़िए, नहीं तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाएगी। अगर औसत 30,000 है तो आपको पता चल जाएगा कि 80 का कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 80 गुणे 30,000, 80 गुणे 30,000, ठीक है। अब कहा गया जो 78 मोबाइल फ़ोन है उनका औसत मूल्य 29,500 है, यानी 78 जो शेष मोबाइल फ़ोन है उनका औसत अगर 29,500 है तो उनका कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 78 गुणे 29,500, ठीक है। और आपको पता चला कि अधिकतम मूल्य यानी सबसे ज़्यादा मूल्य वाले फ़ोन का दाम 80,000 है, यानी इसमें 80,000 अगर हम ऐड कर दें और न्यूनतम को हम X मान लें तो आपको पता है 78 का मूल्य ये हो गया, महंगा वाला ये हो गया और सस्ता वाला ये हो गया। तो 78 2 80 फ़ोन हो गए, सबका मूल्य आपको दिया गया है 80 गुणे 30,000, ठीक है। बस बात खत्म हो गई। X की वैल्यू पूछी गई, यानी सबसे कम दाम वाले फ़ोन की वैल्यू पूछी गई कि कितने में बिकेगा। बस आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो सब में 2 जीरो काट दो, 2 जीरो यहाँ से कटा, 2 जीरो यहाँ से कटा, 2 जीरो यहाँ से कटा। X की जो वैल्यू आएगी उसमें 2 जीरो कम रहेंगे, यानी X की जो भी वैल्यू आएगी उसमें हम 2 जीरो बढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ पे X वाला जीरो काटा नहीं है। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है। 8 से अगर 3 में गुणा करोगे तो 24 के बाद 3 जीरो आ जाएगा, माइनस 78 गुणे 295 करने के लिए 78 को 300 से गुणा कर लो, यानी कितना हो जाएगा 234, 12 जीरो। 78 को 3 में गुणा करो, 3 अठे 24, 3 सते 21, 2 23, और फिर 78 का 5 में गुणा कर दो तो 78 पंजे कितना होता है, आपको पता होगा 390 होता है 78 पंचे, तो ये 390 इसमें से घट जाएगा। ये हो गया आपका ये गुणनफल, और माइनस 800 बराबर X। अब आप 24,000 में से 23,400 घटाओगे तो ये बचेगा आपका 600, 600 में 390 ऐड हो जाएगा यानी 990, 990 में से 800 घट जाएगा यानी 190 बचेगा, यानी X की वैल्यू आ गई 190। और मैंने शुरुआत में ही बताया था
कि जो भी वैल्यू आएगी उसमें 2 जीरो बढ़ाना है, यानी 2 जीरो बढ़ा दो, क्योंकि हमने सबका 2 जीरो काटा था, इसमें 2 जीरो नहीं काटा था। या आप ऐसे कह सकते थे कि जब 2 जीरो हमने काटा था तो उसका मतलब हुआ 100 से भाग दिया था, यानी 100 से इधर भी भाग हुआ होता, यानी ये जो x की वैल्यू आई थी ये x/100 आई होगी। x/100 अगर 190 आता है तो x 19,000 हो जाएगा, यही निकालने को कहा गया था। अब इसमें कई लोग बहुत ज़्यादा गुणा करना पड़ेगा, 78 को 295 से गुणा करने में कुछ लोग ऊपर नीचे लिख के करेंगे, यानी 295 गुणे 78। तो आप उससे बचने के लिए ये ट्रिक अगर आप अपनाएंगे कि 78 का 3 में गुणा कर लो, फिर 78 पंचे इसमें से घटा दो, तो ईजी हो जाएगा। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, विदिन 30 सेकंड में आप ये कर लोगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो। कहा क्या गया है कि एक कंपनी में सभी कर्मचारियों की औसत आय 20,000 रुपये है। कहा गया हाल ही में कंपनी ने 2,000 रुपये प्रति महीना की वृद्धि सभी कर्मचारियों की आय में करने की घोषणा की है। सभी कर्मचारियों की नई औसत आय क्या होगी? यहाँ पे प्रश्न में थोड़ी त्रुटि है, यहाँ पे एक कर लीजिएगा, अब आपका आंसर सही आएगा। देखो, आपको ध्यान रखना है कि अगर सभी कर्मचारियों की औसत आय 1,20,000 रुपये, यानी एवरेज कितना है? 1,20,000, 1,20, ठीक है। अब आपसे कहा गया कि सभी कर्मचारियों के वेतन में 2-2 हज़ार की वृद्धि की जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? आप ध्यान रखिएगा कि अगर औसत मान लो n होता और सबकी आय में 2,000 बढ़ाया गया तो आपकी औसत में भी 2,000 की वृद्धि होगी, यानी नया औसत कितना हो जाएगा? 1,20,000 प्लस 2,000, यानी 1,22,000 हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज ये प्रश्न गलत होता, उत्तर या तो गलत मानते या तो प्रश्न गलत मानते। हमने प्रश्न को सही करके ऑप्शन वही रखा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर औसत में किसी संख्या का गुणा किया जाए, या हम कहें सभी संख्याओं में, जैसे मान लो n संख्याएं हैं या n कोई चीज़ है, वो सैलरी हो सकती है, एज हो सकती है, उनका मतलब घर की कीमतों से कुछ भी हो सकती है, और सब में अगर वृद्धि की जाती है तो औसत में उतनी वृद्धि होगी। अगर सब में कमी की जाती है तो औसत में उतने की कमी होती है। अगर सब में गुणा किया जाता है किसी संख्या से, मान लो सबकी सैलरी 3 गुनी हो जाती है तो औसत भी 3 गुना हो जाता है। या हम कहें सबकी सैलरी 3/3 मतलब 1/3 हिस्सा हो जाती है तो औसत भी उतना ही हो जाता है। यानी जो बर्ताव आप इनके सबकी सैलरी के साथ करेंगे वही औसत के साथ होगा। अब आपको दिया गया कि सबकी सैलरी 2-2 हज़ार बढ़ाएगी तो औसत भी 2,000 बढ़ जाएगा। समझ आ गया? अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया प्रणव बैंक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर गया था, किंतु घर वापसी के समय उसने आधी दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर तय करी। अचानक उसे लगा वो लेट हो रहा है। उसने अपनी स्पीड बढ़ाई और बाकी बची हुई दूरी वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करते हुए घर पहुंच गया। पूरी यात्रा में प्रणव की औसत चाल क्या थी? ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा आए कि एवरेज स्पीड आपको निकालनी है तो आपको क्या करना है? जो आपको दिया गया 60, 10 और 30, एलसीएम ले लो सबका। 60, 10 और 30 का एलसीएम कितना हो गया मेरे भाई? 60। आप मान लो कि 60 किलोमीटर वो जाता है, यानी कि बैंक की दूरी उसके घर से 60 किलोमीटर, यानी हाउस टू बैंक डिस्टेंस 60 किलोमीटर। अगर 60 को 60 की स्पीड से गया होगा तो पहले कितना घंटा लगा होगा? 1 घंटे, किनारे लिख दे रहा हूँ, 1 घंटे आपका लगा होगा जाते हुए। आते हुए कहा गया आधी दूरी, यानी 60 की आधी, 30 को 10 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है, यानी 30 को 10 की स्पीड से जाएगा तो 3 घंटे लगेंगे। और कहा गया जब आधी दूरी वो वापस आ चुका था, यानी यहाँ तक पहुँच चुका था, तब उसे लगा कि भाई साहब वो लेट हो रहे हैं, तो अब उसने क्या किया? अब अपनी स्पीड 30 कर दी, यानी कि 30 तो चल ही चुका था वापस आते समय, 30 दूरी और, यानी 30 किलोमीटर और चलना था। 30 किलोमीटर और चलने के लिए वो 30 की स्पीड से आते हैं, यानी उसको और कितना लगा? 1 घंटे और लगा। अब आपसे यही पूछा गया कि औसत स्पीड कितनी होगी, तो आप ध्यान दीजिए, अगर तो एवरेज स्पीड बराबर होती है, यहाँ पे एवरेज स्पीड लिख दे रहा हूँ, एवरेज स्पीड बराबर होती है टोटल डिस्टेंस, यानी 60 गया और 60 आया, यानी कि 120 टोटल दूरी तय करी, बटे कुल समय 1 + 3 + 1, यानी 5 घंटे। तो 120/5 यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। समझ आ गया? अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा क्या गया एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ मिस्टर शर्मा फॉर जनवरी टू जून इज 4200, यानी कि जनवरी से लेकर जून तक शर्मा जी का खर्चा 4200 रुपया है, और 1200 रुपये वो जनवरी में, 1500 रुपये जुलाई में खर्च करते हैं। तो फरवरी से जुलाई तक का औसत खर्चा क्या? देखो शर्मा जी का जनवरी से जून तक, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये आपको दिया गया औसत खर्चा 4200 है। अगर औसत खर्चा 6 महीने का 4200 है तो कुल खर्चा कितना हो जाएगा? 6 × 4200, यानी कि 25,200, 6 महीने का कुल खर्चा। अब कहा गया 1200 रुपया वो जनवरी में खर्च करते हैं, यानी जनवरी में उन्होंने कितना खर्च किया है? 1200 रुपये। और जुलाई में, यानी ये जून है, जुलाई अलग कलर से लिख दे रहा हूँ, जुलाई जो दिया गया है उसमें उन्होंने कितना खर्च किया? 1500 रुपये खर्च किया। तो कहा गया फरवरी से लेके जुलाई तक का औसत खर्चा पूछा गया। अब ध्यान देना है आपको। देखो
आपको पता है जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च प्लस अप्रैल प्लस मई प्लस जून, यानी जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च प्लस अप्रैल प्लस मई प्लस जून बराबर 25,200। और आपको जनवरी पता है 1200 है, तो फरवरी से लेके जून तक कितना हो जाएगा 25,200 माइनस 1200, यानी ये 24,000 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए कहा गया जुलाई, फरवरी से जुलाई तक का औसत खर्च पूछा गया है। आपको पता है फरवरी से जून तक कुल खर्चा है 24,000, जुलाई में है 1500, यानी कि फरवरी से लेके जुलाई तक अगर हम बात करें, फरवरी से जून तक तो 24,000 खर्च कर चुके हैं, जुलाई में 1500 खर्च करें, यानी हम कहें फरवरी से लेके जून तक उनका, जुलाई तक सॉरी, फरवरी से लेके जुलाई तक उनका कुल खर्चा कितना हो जाएगा 24,000 प्लस 1,500, यानी 25,500। और आपसे पूछा गया है कि औसत निकालना है, तो आपको अगर औसत निकालना है फरवरी से जुलाई तक कितने महीने हुए, आप कहेंगे 6 महीने, तो अगर कुल खर्चा 25,500 है तो औसत कितना हो जाएगा 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी 6 चौको 24, 6 दूना 12, 6 पंचे 30, 1 0, 4250 रुपये उनका औसत खर्चा आ जाएगा। समझ आ गया। अगला प्रश्न देखो, कहा गया एक व्यापार सम्मेलन के अंत में उपस्थित 10 व्यक्तियों में एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, यानी कि जैसे पहला व्यक्ति है तो वो सबसे हाथ मिलाएगा, दूसरा व्यक्ति, फिर तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, पांचवा व्यक्ति, छठे व्यक्ति, ऐसे सब एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। तो कहा गया कितने बार हाथ मिलाए जाते हैं। ध्यान देना, पहला व्यक्ति कितने से हाथ मिलाएगा, कितने लोगों से, एक तो अपने आप को अलग कर लेगा, 9 लोगों से हाथ मिलाएगा, यानी 9 बार मिला। दूसरा व्यक्ति ऐसे पहले से तो मिला ही चुका है, जब पहले ने सबसे मिलाया था, वो 8 बार मिलाएगा। तीसरा ऐसे 7 बार मिलाएगा, चौथा 6 बार मिलाएगा, पांचवा 5 बार मिलाएगा, छठवां 4 बार मिलाएगा, सातवां 3 बार मिलाएगा, आठवां 2 बार मिलाएगा, नौवां 1 बार मिलाएगा, और 10वां सबसे मिला चुका है। देखो 10वां व्यक्ति जब इसने मिलाया तब भी मिलाया, इसने मिलाया, मतलब 10वां व्यक्ति सबसे मिला चुका है। यानी अगर आपसे पूछे कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए, तो आप कहेंगे 9 4 13, 8 3, 7 2, 6 1 और 5 ऐड कर देंगे, यानी 9 4 13, 8 21 3 24, 7 31 2 33, 6 39, 1 40, 5 45, यानी 45 बार हाथ मिलाए जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर आपसे कहा जाए कि n लोग मिलके कितनी बार हाथ मिलाएंगे, तो ऐसे क्या कर सकते हैं, यह कि दिया जाए कि n टीम है और सबको एक दूसरे से मैच खेलना है, तो कितनी बार मैच होंगे, तो आपको बस क्या काम कर देना है, n-1 तक का, 1 से लेके n-1 तक का सम निकाल देना है, यानी हम कह सकते हैं समेशन ऑफ n-1, यानी प्रथम n-1 संख्याओं का क्या हो जाएगा, योग। अब प्रथम 9 संख्याओं का योग अगर कहा जाए तो 9 × 9 + 1/2, यानी कि 9 × 10/2, यानी कि 90/2 45 हो जाएगा। तो आप ये फार्मूला याद रखें कि अगर n व्यक्तियों का पूछा जाए, n व्यक्ति हैं और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, या ऐसा दिया जाए कि किसी टूर्नामेंट में n टीम है और सब एक दूसरे से मैच खेलते हैं, तो कितने मैच होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि n-1 × n-2/2 यही हो जाता है। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा नहीं, n × n-1/2 होता है। ठीक है, फार्मूला याद रखिएगा, n × n-1/2 होता है, ये होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, n × n-1/2 कितना हो जाएगा, n 10 है तो ये 10 हो जाएगा, इंटू 9/2, यानी कि 90/2 45 हो जाएगा। तो आप इधर से करें या इधर से करें, आपकी बात एक ही है। चाहे आप कहें कि प्रथम जितने व्यक्ति रहेंगे या जितनी टीम रहेंगे उससे एक कम, यानी कि 10 व्यक्ति तो 9, यानी प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का योग, या आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ कि n टीम हो या n व्यक्ति हो, तो कितनी बार एक दूसरे से मिलेंगे, n × n-1/2, तो आप 10 × 9/2 यानी 45 आंसर आ जाएगा। कहा गया है कि द एवरेज प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इन कॉलेज ऑन मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इज 32। मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे को इनका औसत कितना है, 32 है, तो हम कह सकते हैं योग कितना हो जाएगा, 32 × 3 = 96। ठीक है, और कहा गया वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे को 30 है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे को कितना है, 30 है, यानी कि 30 अगर एवरेज है तो कुल कितना हो जाएगा, 120। कहा गया इफ एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन ऑल द 6 डेज इज 26, यानी कि सभी 6 दिन, यानी कि मंडे से स्टार्ट करके मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, यानी कि यहाँ मंडे से लेकर सैटरडे तक अगर औसत 26 है, औसत 26 है तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 6 × 26 यानी 156। तो आपको बताना है कि कौन से दिन, आपसे बताना है कि वेडनेसडे को कितने लोग अटेंड करते हैं। फिर से समझिएगा, मंडे से लेके वेडनेसडे का एवरेज दिया गया 32, तो योग कितना हो जाएगा, 96। आपसे कहा गया वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे का एवरेज 30 है,
तो कुल कितना हो जाएगा 30 चौको 120। और मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे का औसत यानी पूरे वीक का मंडे से लेके सैटरडे तक का 26 है, तो कुल योग कितना हो जाएगा 156। अब आप देखिए W प्लस टी प्लस एफ प्लस एस की वैल्यू 120 है, यानी इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, ये हो जाएगा 120। यानी कि मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस 120 बराबर 156, यानी हम कह सकते हैं मंडे प्लस ट्यूसडे बराबर 156 माइनस 120 यानी कि 36। अब यही वैल्यू ले जाके यहाँ पे रख दो, तो मंडे प्लस ट्यूसडे अगर यहाँ रखोगे तो आपका कितना आ जाएगा, मंडे प्लस ट्यूसडे यानी वेंसडे बराबर आ जाएगा 96 माइनस मंडे प्लस ट्यूसडे यानी कि 36, यानी आपका आंसर हो जाएगा 60। आपका आंसर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर 60 हो गया। समझ आ गया? आपको फिर से देखिए, प्रश्न में कुछ भी नहीं दिया गया था, कहा गया मंडे ट्यूसडे वेंसडे, कुछ भी था ही नहीं प्रश्न में। मंडे ट्यूसडे वेंसडे 32 एवरेज है, तो कुल योग हो गया 32 या 96। ऐसे कहा गया कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 30 है, कहाँ से लेके वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे अगर 30 है तो वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे का योग कितना हो जाएगा 30 चौको 120। ठीक है। और कहा गया कि इफ एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन ऑल द 6 डेज, यानी ऑल द 6 डेज कौन से हो गए, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 26 है, यानी कि इनका योग कितना हो जाएगा 6 गुणे 26 यानी 6 छक्के 36, 6 दूनी 12 3 15। अब यहाँ पे वेंस थर्स फ्राई और सैटरडे का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, यानी कि मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस 120 बराबर 156, यानी मंडे प्लस ट्यूसडे आ गया 36। अब मंडे प्लस ट्यूसडे की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं तो हमारा वेंसडे आ जाता है 60। समझ आ गया? कहा गया सुरेश ने अपनी यात्रा P से Q तक अपनी बाइक से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करी, और फिर वो समान दूरी पैदल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से Q से R तक तय करता है। फिर वो R से P Q के रास्ते 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस करता है। पूरी यात्रा की औसत गति की, अंग्रेजी में पढ़ो भैया, हिंदी बड़ा कठिन है। कहा गया सुरेश अपनी जर्नी P से Q तक स्टार्ट करता है बाइक से 40 की स्पीड से। देखो P से Q जाता है, यानी ये P है ये Q है, यहाँ से यहाँ तक वो 40 की स्पीड से जाता है। ठीक है। और कहा गया, ऊपर लिख दे रहा हूँ, 40 की स्पीड से वो जाता है। अब कहा गया कि सेम डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड ऑन फुट, यानी P से Q तक जो डिस्टेंस थी वही Q से R तक है, जो कि वो फुट से मतलब पैदल 10 की स्पीड से जाता है। ठीक है, Q से R तक। कहा गया वो R से P तक Q से होते हुए 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आता है, यानी इसी रास्ते से 24 की स्पीड से वापस आ जाता है। तो आपसे कहा गया कि पूरी यात्रा की औसत गति। अब आप मान लो ना ऐसा करो कि ये दूरी मान लो 60, ये दूरी हो गई 60, ये भी दूरी 60, क्योंकि P से Q के बीच की दूरी Q से R के बीच की दूरी के बराबर है, यानी कि टोटल दूरी है 120। अब देखो 40 की स्पीड से 60 गया 1.5 घंटे लगे, 10 की स्पीड से 60 गया 6 घंटे लगे, और 24 की स्पीड से 60 + 60 120 वापस आया, यानी 5 घंटे लगे। यानी आप कह सकते हैं कि कुल घंटे कितने लगे, 5 6 11 और एक 12.5 घंटे लगे। और दूरी उसने कितना तय करी, 12.5 घंटे लगते हैं, और दूरी उसने कुल कितनी तय करी, 60 गया और 120 आया, यानी कि 240 तय करी। तो एवरेज स्पीड अगर पूछा जाए तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि 12.5, ये गया इधर 25 पंजे 125, 25 से कटेगा गुणे 4 हो जाएगा, यानी 96/5 यानी 19.2 किलोमीटर प्रति घंटे आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। समझ आ गया? टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से इतना प्यार है आईबी वालों को। देखो कहा गया रमेश वॉकड 6 किलोमीटर टू रीच द स्टेशन फ्रॉम हिज हाउस, देन ही बोर्डेड अ ट्रेन हुज एवरेज स्पीड वॉज 60 km/h एंड दस ही रीच्ड हिज डेस्टिनेशन। इन दिस वे he took a total time of 3 hours. If the average speed of the entire journey was 32 km/h, then the average speed of walking is। देखो कहा गया कि रमेश 6 किलोमीटर दूरी तक पैदल चलता है। पैदल मान लो x की स्पीड से चलता है, तो 6/x समय इधर लगा। ठीक है। कहा गया वो ट्रेन पकड़ता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन से चलता है, यानी कि हम ट्रेन की स्पीड जो भी हो हम मान लेते हैं y दूरी को वो 60 की स्पीड से तय करता है, तो y/60 घंटे लगे, इधर 6/x घंटे लगे, और वो अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाता है 3 घंटे में, यानी ये आपको दिया गया है 3 घंटे। ठीक है। आपको और क्या दिया गया है, आपसे कहा गया एवरेज स्पीड एंटायर जर्नी की 32 किलोमीटर प्रति घंटे है। आपने कुल जर्नी कितनी करी, 6 इधर चला था y इधर, यानी 6 + y टोटल डिस्टेंस हो गया, और बटे समय कितना लगा है यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कुल 3 घंटे में तय करता है, यानी कि बटे 3, ये हो जाएगी एवरेज स्पीड जो कि दी गई है 32। यानी आपको 6 + y = दिया गया है 96, यानी कि y = 90 दिया गया है।
अब y इज इक्वल टू अगर 90 दिया गया है तो y यहाँ पे पुट करोगे तो 90/60 1.5 हो जाएगा, 1.5 3 में से घटेगा यानी कि ये 1.5 हो जाएगा, यानी 6/x अगर 1.5 है तो x बराबर 6/1.5 यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा। और x है क्या, हमने माना था पैदल वो कितनी गति से जाता है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहा गया बाला जो है 1/3 टोटल डिस्टेंस का 10 की स्पीड से, अगला 1/3 20 की स्पीड से और लास्ट 1/3 60 की स्पीड से तय करता है, तो एवरेज स्पीड। आप मान लो कि टोटल डिस्टेंस थी कितनी, 60 थी या 180 मान लो, टोटल डिस्टेंस हम कितना मान लेते हैं 180 थी। पहली 60 को वो 10 की स्पीड से जाता है यानी 6 घंटे लगते हैं, दूसरी 60 को वो 20 की स्पीड से जाता है यानी 3 घंटे लगते हैं, और तीसरी 60 को 1 की स्पीड जाता है यानी कि 1 घंटे लगते हैं। टोटल दूरी उसने तय करी है 180 किलोमीटर। अब आपको पता है टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, तो आपकी एवरेज स्पीड बराबर होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि स्पीड कितनी आ जाएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटे। समझ आ गया। ये प्रश्न पत्र करते हुए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर स्पेशली पढ़ रहे हैं। अभी तक एक भी प्रश्न ऐसा नहीं आया जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को टच ना करे। कहा गया द डिस्टेंस ऑफ स्कूल एंड हाउस ऑफ सुरेश इज 80 किलोमीटर। वन डे ही वॉज लेट बाई 1 hour than the normal time to leave for the college. So he increased his speed by 4 km per hour and thus he reached the college at the normal time. What is the change speed of सुरेश? देखो कहा गया कि क्या काम होता है भाई कि 80 किलोमीटर सुरेश के स्कूल से, मान लो ये इसका घर है, ठीक है, ये इसका घर है, ठीक है, सुरेश भाई का ये घर है, और यहाँ से उनका स्कूल हम मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ये स्कूल है आपका, ठीक है, ये स्कूल है। इनके घर से स्कूल की दूरी 80 किलोमीटर, यानी ये दूरी 80 दी गई है, ठीक है। आपसे कहा गया वो 1 घंटे एक दिन लेट था, तो उसने क्या काम करा, अपनी स्पीड से जो नॉर्मल स्पीड से जाता था उससे 4 किलोमीटर प्रति घंटे वो बढ़ा लेता है, यानी अगर x से जाता था तो अभी x+4 से जाता है और यूजुअल टाइम पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो आपसे कहा गया कि उसको मतलब सुरेश की बदली हुई गति यानी x+4 पूछा गया। आप ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ बताओ कि अगर x से जाता है तो उसे कुछ घंटे लगते हैं, मतलब मान लो x से जाता है तो समथिंग घंटे लगते थे, x+4 से जाता है तो उससे 1 घंटे कम लगते हैं, या हम कह सकते हैं कि 1 घंटे लेट, मतलब 1 घंटे लेट होने का मतलब कि 1 घंटे बाद में शुरू किया, 1 घंटे बाद में शुरू करके अगर कोई समय पे पहुंच जाता है तो हम कह सकते हैं 1 घंटे कम लिया। यानी हम कह सकते हैं मेरे भाई कि देखो ये सब छोड़ो, 80 को अगर वो x से जाता है, ये था उसका यूजुअल टाइम, एक दिन वो 1 घंटे लेट निकलता है, यानी कि इससे 1 घंटे कम समय लेता है। अगर वो इसी 80 को x+4 से तय कर देता है तो यानी 1 घंटे देर से निकल के भी समय पे पहुंच जाता है, यानी कि आपका हो गया ये 1 घंटे लेट से निकला और समय पे पहुंच गया, यानी 1 घंटे कम लिया। अब देखो ट्रांसफर कर दो, इसको इधर कर दो, 1 को उधर, यानी 80/x माइनस 80/x धन 4, यानी 80 × 4 बराबर हो जाएगा, मतलब बटे x × x+4 इज इक्वल टू 1। या हम कह सकते हैं x × x+4 बराबर 80 × 4 320। 320 को ऐसा लिख सकते हैं 16 × 20, और 20 को हम क्या लिख सकते हैं 16 धन 4। अब देखो x × x+4 बराबर 16 × 16 धन 4, यानी x बराबर 16 हो गया। तो आपसे बड़ी हुई स्पीड यानी x+4 पूछा गया था, 16 × 4 20 हो जाएगा। समझ आ गया ना। कहा गया अनीता 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कॉलेज जाती है और 4 मिनट लेट से पहुंचती है। कहा गया अगले दिन वो 25 की स्पीड से जाती है, 2 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो आपसे कहा गया डिस्टेंस कितनी है उसके घर से उसके स्कूल के। मान लेते हैं डिस्टेंस x थी और यूजुअल टाइम जो टाइम लगना उसको, मतलब जिस टाइम पे पहुंचती थी या जितना टाइम लेती थी पहुंचने के लिए, वो t घंटे लगता है। अब कहा गया वो अगर 20 की स्पीड से x को जाती है तो t से 4 मिनट लेट पहुंचती है, यानी इससे 4 मिनट ज़्यादा लेती है। 4 मिनट को हम 4/60 घंटे लिख सकते हैं। और कहा गया अगर इसी x को वो 25 से जाती है तो उसे t से कितना 2 मिनट पहले यानी कि 2 मिनट कम लेती है। तो आपसे कहा गया कॉलेज उसके मतलब घर से स्कूल की दूरी यानी x निकालना है। अब अगर x निकालना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। क्या, यहाँ से t की वैल्यू यहाँ पे रख दो, या आप दोनों को घटा दो। दोनों को घटाओगे तो कितना हो जाएगा x/20 माइनस x/25, यानी 5x/20 × 25, ये बराबर हो जाएगा 4 + 2/60 यानी 6/60 यानी 1/10। 10 × 10 10 × 2 = 20, 5 × 5 = 25, यानी x बराबर हो जाएगा 5 × 2 = 10। यही हमने दूरी मानी थी जो कि आ गई 10 किलोमीटर। यानी हमने किया क्या, अगर शॉर्ट ट्रिक पूछे आप तो 20 से x को गया, 20 से 25 को गया,
मतलब x को 20 से गया, एक बार x को 25 से कोई जाता है, तो टोटल समय का डिफरेंस कितना आता है? 4 2 6 मिनट का। यानी हम यही तो कर रहे हैं कि x को अगर वो 20 से जाता है तो x बटे 20 समय लगता है, x को 25 से जाएगा x बटे 25 समय लगेगा, और समय का अंतर 4 में से 2 माइनस का 2 घट जाएगा, यानी 4 2 6 हो जाएगा। बेसिकली हम कहें 4 और 2 जुड़ जाता है, यानी x को 20 से गया, x को 25 से गया, समय का अंतर आया 6 मिनट, यानी 1/10 घंटे। तो हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो ये प्रश्न बड़ा ट्रिकी सा है। कहा गया दो स्थान है रामनगर और श्यामनगर, आर और एस दिए गए हैं, जिनके बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। कहा गया दो व्यक्ति आर से एस की तरफ निकलते हैं। ये आपका कोई रामनगर है, ये सीतानगर है, जो 800 किलोमीटर दूरी पे है। दो व्यक्ति हैं ए और बी, जो इधर से एस के लिए रामनगर से सीतानगर के बीच निकलते हैं, और कहा गया ए 2 घंटे पहले निकल लेता है और बी 2 घंटे बाद निकलता है। ठीक है, कहा गया कि ये दोनों एम पे मोहनपुर एक स्टेशन आता है बीच में, जहाँ पे बी जो है वो ए को ओवरटेक करके निकल जाता है आगे। यानी एम तक की मतलब एम ऐसी दूरी है, ऐसा बिंदु है जहाँ पे बी जो है वो ए से आगे निकल जाता है। तो आपसे कहा गया दोनों को मोहनपुर पहुँचने में कितना समय लगता है और उसका अनुपात क्या है, यही पूछा गया। देखो आप एक चीज़ बताओ, आपको सीधे कहा गया कि हाँ ए की स्पीड दी गई है 40 और बी की स्पीड दी गई है 60। अब देखो 2 घंटे ए पहले निकलता है, यानी कि ए के पास 800 मतलब 40 दूना 80 किलोमीटर का लीड है, यानी कि ए यहाँ कहीं पे होगा जब बी शुरू करेगा। और आपको पता है कि ए और बी अगर 1 घंटे चलते हैं तो उनके बीच का कितना डिस्टेंस कवर हो जाती है? बी 60 किलोमीटर चल देता है, ए 20, यानी कि 20 किलोमीटर उनके बीच की डिस्टेंस कवर होती है। यानी अब यहाँ पहुँचने के बाद अगर ए 1 घंटे चल देगा, अगर ए 1 घंटे चल देगा तो 20 किलोमीटर वो कवर हो जाएगा। बी उसके बीच की दूरी जो मतलब बी और ए के बीच की जो दूरी है वो कवर हो जाएगी। यानी 1 घंटे ए चलता है, 1 घंटे बी अगर चल देता है, इसके बाद 2 घंटे बाद तो 20 किलोमीटर कवर होता है। यानी 20 किलोमीटर कवर होने में 1 घंटे लगते हैं, इनके बीच की दूरी 80 किलोमीटर है, तो कवर होने में कितना घंटे लगेंगे? 80/20, यानी कि 4 घंटे लगेंगे। यानी बी के चलने के 4 घंटे बाद ये दोनों एम पे मिल जाएंगे। ठीक है, 80 किलोमीटर कवर होने का मतलब 80 किलोमीटर कवर होने पे ये दोनों एक साथ पहुंच जाएंगे एक बिंदु पे, वही बिंदु यम दिया गया है। यानी कि यम पे पहुंचने से पहले ए ने कितने घंटे चला? 2 घंटे ऑलरेडी चल चुका था और 4 घंटे और चला, यानी 6 घंटे चला। और बी ने कितने घंटे चला? 4 घंटे चला। इसी का अनुपात पूछा गया था, 2 3 6 2 दूना 4। आपका अनुपात हो गया 3:2। 12वां और 13वां प्रश्न एकदम सेम है। 12वें प्रश्न का अगर मैं फिगर फिर से बना दूँ, देखो ये आर था, ये एस था, ये एम कोई बिंदु था जहाँ पे ए और बी ये 6 घंटे बाद और बी मतलब 4 घंटे चल लेता है, तो ये मिल जाते हैं। ए की स्पीड 40 थी, तो 6 घंटे में कितना चल देगा? 240। और यही पूछा गया था जिस बिंदु पे ओवरटेक करते हैं वो आर से कितनी दूरी पे है, तो 240 किलोमीटर आपका आंसर आ गया था। देखो ए 6 घंटे चल चुका है 40 की स्पीड से, यानी 240। या अगर आप बी के टर्म में निकालना चाहें तो बी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 4 घंटे चलता है, तब मिलता है, यानी 60 चौको 240, यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस 240 हो गई। कहा गया अजय जो है एक सर्टेन डिस्टेंस है, यानी अजय कवर सर्टेन डिस्टेंस विद हिज ओन स्पीड, बट when he reduces his speed by 10 km/h, his time duration for the journey increases by 40 hours, while if he increases his speed by 5 km/h from original speed, he takes 10 hours less than the original time. Find the distance covered by him. देखो कहा गया अगर डिस्टेंस d हो और कोई व्यक्ति अपनी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटे घटा देता है, यानी कि हम मान लेते हैं टाइम डी मतलब डी डिस्टेंस थी, टी टाइम लगता था, और आपको दिया गया कि उसकी स्पीड मान लो एस थी, या आप ऐसे कह दो कि देखो डी डिस्टेंस थी, स्पीड एस थी, तो समय कितना लगता होगा? d/s। ठीक है, हमने डिस्टेंस मान लिया, जो टोटल है वो d है और स्पीड s है। ठीक है, अब कहा गया कि d को अगर वो s-10 से जाता है, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे वो अपनी चाल कम कर लेता है, तो उसे अब 40 घंटे ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, 40 घंटे ज़्यादा लगते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि मतलब s-10 से d को कवर करने में जो समय लगता है वो s से d को कवर करने से 40 घंटे ज़्यादा है। ठीक है, दूसरे केस में कहा गया कि अगर हम d डिस्टेंस को, मैं कलर यहाँ पे चेंज करके यहाँ पे बगल में ही लिख दे रहा हूँ, देखो
डी डिस्टेंस को कहा गया स्पीड अगर वो कितना बढ़ा ले, स्पीड अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा ले यानी s+5 कर ले, तो अभी d/s से कितने घंटे कम लगते हैं, 10 घंटे कम लगते हैं। आपको निकालना है उनके द्वारा तय की गई दूरी यानी d की वैल्यू निकालनी। अब d की वैल्यू कब निकलेगी, जब s की वैल्यू पता होगी। तो s की वैल्यू पहले निकाल लो। देखो क्या काम करते हैं, हम इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, ये 10 हो जाएगा यानी d/5 यहाँ पे आपका आ जाएगा d/5 माइनस d/s+5 बराबर 10। और इधर आपका आ जाएगा, अगर हम d माइनस एस को इधर ट्रांसफर करें तो ये बराबर 40। आप दोनों को डिवाइड कर दो तो d कट जाएगा सब में, यानी आपका बचेगा कितना, 1/s माइनस 10 माइनस 1/s यानी कि 10/s इंटू s माइनस 10 ये बचेगा। और इसको डिवाइड करना है d/s माइनस d/s+5 यानी कि 5/s इंटू s+5 और ये बराबर आपका आ जाएगा 40 को 10 से डिवाइड करेंगे यानी कि 4/1 आ जाएगा। यानी कि आपका s कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया, यानी आपका आ कितना गया, ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ s+5 बराबर, अरे s माइनस 10 नीचे है, इधर डिवाइड कर रहा है तो दाएं साइड में जाएगा तो प्लस में जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये 4 टाइम्स ऑफ s माइनस 10 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 2s + 10 बराबर 4s + 40। यानी हम कह सकते हैं अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2s = 50 यानी s = हो गया 25, s = 25 हो गया। ठीक है, 25 हो गया। अब s की वैल्यू आ गई है, d निकालना है तो यहाँ पे पुट कर दो, किसी एक में पुट कर दो, हम इसी में पुट कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा d/15। कलर चेंज कर दे रहे हैं, ये भैया पहले गोभी बेच लें, आलू बेच लें। देखो d को अगर हम 25 - 10 यानी कि d को 15 से जाएं माइनस d/s यानी कि d/25 बराबर 40 है। यानी आप कह सकते हैं 25 - 15 यानी कि 10d/15 इंटू 25 बराबर 40, 10 चौको 40 यानी d बराबर हो जाएगा 25 गुणे 60 यानी कि 1500। यानी डिस्टेंस कितनी हो गई, 1500 किलोमीटर। ठीक है, 1500 किलोमीटर। तो ये था बेसिक, आपको बेसिक जानना है। ट्रिक आप टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वीडियो में देख सकते हैं। कहा गया ड्राइवर ऑफ एन एम्बुलेंस सीज अ बस 40 मीटर अहेड ऑफ हिम। After 20 seconds, the bus is 60 मीटर behind. If the speed of ambulance is 30 km/h, what is the speed of bus? देखो कहा गया एक एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस कुछ इस प्रकार से मैजिक होती है आपकी, ये वैन टाइप की गाड़ी होती है, ये एम्बुलेंस है, और एक बस है आपकी, इस तरह से बस होती है, आपको पता होगा ये बस है। ठीक है, कहा गया पहले क्या होता है कि इनके बीच की दूरी 40 मीटर रहती है। ठीक है, ये एम्बुलेंस जा रही है और ये बस जा रही है। अब कहा गया कि 20 सेकंड बाद क्या होता है कि बस यहीं रह जाती है, मतलब बस थोड़ा आगे बढ़ती है, ये बस आपकी है, और एम्बुलेंस इससे कितना मीटर आगे निकल जाती है, 60 मीटर आगे निकल जाती है। यानी एम्बुलेंस हमारी यहाँ कहीं पे पहुँच जाती है। ठीक है, ये चक्के इसमें लगे हुए हैं, इसमें भी चक्के हैं। ठीक है, तो आपसे कहा गया एम्बुलेंस की गति अगर 30 हो तो बस की गति, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि ये 30 अगर है तो अगर ये x है तो दोनों एक दिशा में जाएंगे, तो इनकी रिलेटिव स्पीड 30 - x किलोमीटर प्रति घंटे, और 5/18 से गुणा कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में हो जाएगी। बस इतना समझना था। अब आप समझिए, देखो कितना समय, 20 सेकंड में 40 मीटर पहले पीछे थी और अभी 60 मीटर आगे हो गई। 40 मीटर पीछे, 60 मीटर आगे, यानी टोटल डिस्टेंस उसने कवर कितनी करी, पहले जो 40 पीछे थी वो बराबरी पाने के लिए 40 चली, फिर 60 से पीछे करने के लिए 60 और उससे ज़्यादा चली, यानी टोटल डिस्टेंस चली 100। यानी अगर हम बात करें रिलेटिव स्पीड से 100 मीटर और कवर कितने देर में करा, 20 सेकंड में। ये सब घटना कितने देर की है, 20 सेकंड, यानी 20 सेकंड में उसने 100 मीटर कवर कर लिया रिलेटिव स्पीड से। अगर हम बस की स्पीड x माने तो रिलेटिव स्पीड कितनी आई थी, 30 - x और गुणे 5/18, ये थी रिलेटिव स्पीड। इस स्पीड से 20 सेकंड में उसने 100 मीटर कवर कर लिया। या हम कह सकते हैं अगर 20 सेकंड से 100 मीटर कवर करती, 20 सेकंड में 100 मीटर कवर करती है तो उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड, और ये स्पीड रिलेटिव स्पीड आएगी, यानी 30 - x इंटू 5/18 बराबर 5, 5 कट गया, 30 - x बराबर 18, यानी x बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटे आपका आंसर हो जाएगा। देखो ये प्रश्न में क्या कहा गया, 2 रैबिट्स स्टार्ट रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर, वन फ्रॉम A to B and another from B to A. They cross each other after 1 hour and the first rabbit reaches B 5/6 hours before the second rabbit reaches. If the distance between A and B is 50 km, what is the speed of slower rabbit? यानी धीमी स्पीड वाले खरगोश की चाल दी गई है। अब देखो अगर इनके बीच की दूरी 50 है और एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं और एक ही घंटे में कवर कर लेते हैं, यानी कि इनकी स्पीड का सम जो होगा S1 और S2 का वो 50 होगा।
क्योंकि S1 प्लस S2 से चलते हैं, 1 घंटे में 50 चल लेते हैं, यानी S1 प्लस S2 बराबर 50। इन दोनों के चाल का योग हो गया 50। अब कम स्पीड वाला पूछा गया है, यानी कि एक अगर 24 होगा तो दूसरा 26 होगा। कम स्पीड वाला मतलब 25 से तो कम ही होगा, यानी 25 तो हो नहीं सकता। यानी कि स्लोअर स्पीड वाले की अगर हम बात करें तो 25 तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर 25 पहला हो जाएगा तो दोनों की चाल का अनुपात, चाल का योग 50 है, तो दूसरा भी 25 हो जाएगा, यानी कि दोनों तब समान स्पीड से दौड़ेंगे, तब तो समय का अंतर आएगा ही नहीं, यानी कि ये खत्म हो गया। अब आपके पास बचा है 20। अब देखो 20, 10, 15। अब आप ऑप्शन पे आओ, ऑप्शन से करोगे इजीली हो जाएगा, अदरवाइज एक क्वाड्रेटिक बड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो अगर हम स्लोअर वाले की स्पीड 20 मानते हैं तो दूसरे वाले की स्पीड कितनी हो जाएगी 30, यानी कि पहले ने 20 किलोमीटर तय करा और 1 घंटे में, दूसरे ने यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 किलोमीटर तय करा। अब कहा गया, अरे देखो पहला 1 घंटे चलता है यानी 20 की स्पीड से 20 किलोमीटर, दूसरा 30 की स्पीड से 1 घंटे 30 किलोमीटर चलता है। अब कहा गया दूसरा वाला यहाँ पे है पहला वाला, पहले वाले को यहाँ से यहाँ तक जाना है तो उसको कितना समय लगेगा 30 20 की स्पीड से, यानी कि 1.5 घंटे, यानी हम कह सकते हैं 3/2 घंटे लगेगा। और दूसरे वाले को कितना दूरी तय करना है 20 चलना है, किस स्पीड से 30 की स्पीड से, उसको कितना घंटे लगेगा 20/30 यानी 2/3 घंटे। और अगर इनके समय का अंतर जो है वो 5/6 घंटे आ जाता है तो हमारा जो हमने तुक्का मारा है, मतलब जो ऑप्शन से करना शुरू करा है वो सही हो जाएगा। अब 3/2 माइनस 2/3 करोगे तो 3 3 9 माइनस 4 5/6, और यही तो दिया गया था कि 5/6 घंटे पहले पहुंच जाता है, यानी आपका हो गया 3/2 माइनस 2/3 आपने किया 5/6, यानी कि स्लोअर वाले की स्पीड हो गई 20 और फास्टर वाले की स्पीड हो गई 30। बस काम खत्म हो गया। तो ऑप्शन से कर लोगे आसानी से कर पाओगे। कहा गया प्रणव ने 5 किलोमीटर प्रति घंटे से, यानी प्रणव वॉकड एट 5 किलोमीटर पर आवर फॉर सर्टेन पार्ट ऑफ जर्नी एंड देन ही टुक एट ऑटो फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ जर्नी ट्रेवलिंग एट 25 किलोमीटर पर आवर। इफ ही टुक 10 hours फॉर द एंटायर जर्नी, व्हाट पार्ट ऑफ जर्नी डिड ही ट्रेवल बाई ऑटो इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी भी 17 किलोमीटर पर आवर। कहा गया प्रणव जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कुछ दूरी तय करता है और शेष यात्रा को 25 की स्पीड से तय करता है रिक्शे से, ठीक है। कहा गया अगर पूरी जर्नी के लिए 10 घंटे का समय लेता है तो आपसे कहा गया यात्रा का कितना भाग उसने ऑटो रिक्शा में तय करा अगर पूरे यात्रा की औसत जो चाल है वो 17 है। देखो हम मान लेते हैं मेरे भाई कि प्रणव जो है वो x किलो, अच्छा यहाँ पे ऐसा दूरी कहीं पे कुछ दी नहीं गई है, ठीक है। हम मान लेते हैं 5 और 25 के, या छोड़ो ये सब छोड़ो, हम मान लेते हैं ऐसा कि दूरी टोटल x है, ठीक है। हम मान लेते हैं ए पार्ट, मतलब ए दूरी उसने 5 की स्पीड से तय करी, यानी a/5 घंटे लगे होंगे, और 25 के स्पीड से बी दूरी चली, यानी b/25 ये समय लगा होगा, और ये बराबर आपको योग इसका दिया गया है 10 घंटे, ठीक है। यानी कि a/5 धन b/25 बराबर 10। आपको ये भी दिया गया है कि कुल जो औसत गति है वो 17 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 17 की स्पीड से 17 औसत गति है और 10 घंटे तक वो चलता है, यानी कि डिस्टेंस, कुल डिस्टेंस बराबर कितनी हो जाएगी 17 × 10 170। और आपने कहा अगर पार्ट वाइज हम देखें तो कुल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए पैदल चला था और बी ऑटो से, यानी कि a + b कुल जर्नी हो जाएगी, a + b बराबर 170 दिया गया। बस काम खत्म हो गया। अब आप इसका यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5a + b बराबर 250, a + b बराबर 170, घटा दोगे तो 4a = 80 आ जाएगा, यानी a = 20 आ गया। अब a बराबर 20 आ गया तो b बराबर यहाँ से 170 माइनस 20 150 हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो गया 150। ऑटो रिक्शा से कितना चला 150। ये दोनों रीजनिंग के प्रश्न है 18 और 19, तो ये हम क्यों करेंगे पैटर्न से। आप अगर आप कहेंगे तो रीजनिंग भी करवा दूंगा, मतलब समझ रहे हो कौन से रीजनिंग के क्वेश्चन है। आपका ये 19वां 20वां भी वही है, ठीक है, तो यानी 18 19 20 वही है। 21वां देखो, कहा गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। आपको पता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, n × n + 1/2, तो 30 है तो 30 × 30 + 1 31/2, 2 से 1 कटेगा 15, 15 × 30 450 और 15 और ऐड कर दो 465, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, ये SSC में आपको पूछा जाए, कहा गया 56% किसी संख्या का 182 है। अगर 56% 182 है तो हम कह सकते हैं कि y बराबर हो जाएगा 182/56 × 100। सीधी सीधी बात है, 14 से काटोगे 14 चौको 56, 14 से काटोगे 14 × 9 14 13 हो जाएगा, 4 से कटेगा 25, 25 × 13 कितना होता है 325, 25 बार हम 300 होता है, यानी 325। अब कहा गया y का 56% अगर 182 है तो y की वैल्यू क्या होगी, यही तो निकालना था, काम खत्म हो गया।
कहा गया 17/18 और 10/11 में कौन बड़ा है। आप याद रखिएगा कि अगर n/n+1 पूछा जाता है और ऐसे देखिए, और मान लो n में कुछ जोड़ दिया जाता है n+k/n+1+k पूछा जाता है, इसमें कौन बड़ा होगा, तो आपको ऑलवेज याद रखना है। आप सीधे आ जाइए कि 1/2 2/3 इसमें कौन बड़ा होता है। 1/2 0.5 होता है और 2/3 0.67 होता है। यानी जितना अगर इनके बीच का अंतर सम है तो जितनी बड़ी संख्याएं होती जाएंगी उसकी वैल्यू बढ़ते जाएगी, समझ रहे हो। यानी कि अगर मैं 3/4 की बात करूं तो वो इससे बड़ा होगा। अगर मैं अंतर सेम रख रहा हूँ, अंतर 1 रखना है। अगर मैं 4/5 की बात करूँ, अंतर 1 है, ये इससे बड़ा होगा। अगर मैं 5/6 की बात करूँ तो उससे बड़ा। यानी आप ऐसे बढ़ाते, तो यहाँ पे देखिए 10/11 है। 10/11 से आपको पता है अंतर तो सेम है लेकिन संख्याएं बड़ी हैं, तो बड़ा कौन सा होगा, जो बड़ा वाला है, यानी 17/18। या आप ऐसे कर सकते हैं, या आप ऐसे कर सकते हैं 17/18 और 10/11 लिखते, क्रॉस मल्टीप्लाई 11 × 17 187 और 18 × 10 180। जिसके साइड वाला चिड़िया का मुंह खुलेगा कौन सी बड़ा है, 187 और 180 में, ये तो यहाँ पे भी यही लगा दो। कहा गया कि इन ए पैलेस सप्लाईज आर अवेलेबल फॉर 35 days फॉर ओनली 75 पीपल। 15 गेस्ट अराइव इन द पैलेस फॉर वेकेशन ऑन डे 1 itself. फॉर हाउ मेनी डेज विल दीज सप्लाईज बी सफिशियंट फॉर ऑल दीज पीपल। अब यहाँ पे प्रश्न में कुछ गलत लिख दिया गया है, या तो उत्तर गलत है। कहा गया एक स्थान पर केवल 75 व्यक्तियों के लिए 35 दिन का खाना उपलब्ध है। यानी 75 व्यक्ति अगर खाते तो 75 × 35 दिन चलता, ठीक है। यानी इतना कुल खाना था, 75 × 35 मतलब इतना कुल खाना था। 75 व्यक्ति खाते 35 दिन चलता है, यानी 75 × 35 कुल खाना था। अब कहा गया पहले दिन ही 15 और लोग आ जाते हैं, यानी 75 तो थे ही, अब 90 हो जाते हैं। तो कितने दिन चलेगा, 75 × 35/90, 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, यानी 175/6, यानी कि 29 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। यानी 29 से 29.16 करके आ जाएगा, इतने दिन चलेगा। अब यहाँ पे ऑप्शन गलत है या प्रश्न गलत है, आप डिसाइड करिएगा। अगर आपको लगता है कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तो कमेंट जरूर करें। ये ध्यान रखिएगा, इनके प्रश्न उत्तर बहुत गलत होते हैं, ठीक है। तो आपसे कहा गया कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 5% पर एनम इज RS122 फाइंड द सम। देखो कहा गया 2 सालों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 122 रुपये है, तो आपको धनराशि का पता लगाना है। आप सीधे देखिएगा, अगर 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा जाए तो वो होता है P × R/100 का होल स्क्वायर, और ये बराबर दिया गया है 122। यानी प्रिंसिपल गुणे रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 5%, 5/100 1/20 का स्क्वायर यानी 1/400, ये बराबर 122 हो गया। यानी यहाँ से प्रिंसिपल यानी धनराशि हो जाएगी 122 × 400 यानी कि 488 के बाद डुअल 0। इनके 1000 प्रश्न आएंगे तो 3000 प्रश्न गलत रहेंगे। देखो फिर गलत हो गया, इनका उत्तर फिर गलत हो गया। तो ये थे 25 क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और ये जो आपको प्लेलिस्ट दिख रही है इसको देखना ना भूलें, एक बाय एक करके सारा देख डालें। चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ें। इंस्टाग्राम पे अगर आपका कोई पर्सनल डाउट है आप नो मतलब विदाउट एनी हेजिटेशन भेज सकते हैं। बाय बाय, लव यू ऑल, पढ़ते रहें।